हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो IBPS SOIT की जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका पहला वीडियो है। इस वाले वीडियो के अंदर हमने प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट डिस्कस किया है। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। IBPS SOIT का जो कोर्स था उसका वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिया था। कोर्स की जो डिटेल है वो आपको वीडियो के लास्ट में हम लोग शेयर कर देंगे। कोर्स की जो बाकी की जो डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें IBPS SOIT के रेस्पेक्ट में तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है जिससे IBPS SOIT का पार्ट कवर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है। पहले नंबर पे है फायरवॉल्स से क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। उसके अलावा VPN जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, HTTPS जो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल होता है आपका, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसलेशन लेयर सिक्योरिटी। उसके अलावा है आपका एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल सिक्योरिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ईमेल सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उसके अलावा अटैक्स जो आपके आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। इसके अलावा की वगैरह जो है आपकी, जैसे आपकी पब्लिक की है, प्राइवेट की है, तो की आर्किटेक्चर्स जो हैं उन पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक वाला जो पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी का यही है। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है पूरा का पूरा फायरवॉल वर्क कैसे करता है, फायरवॉल के टाइप क्या होते हैं, फायरवॉल को यूज कैसे लिया जाता है, कौन कौन से टाइप के फायरवॉल कहाँ कहाँ पे यूज में लिए जा सकते हैं, और बेसिक इनका क्या है और इनकी वर्किंग किस तरीके से है। तो ये वाला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे फायरवॉल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फायरवॉल है क्या। तो फायरवॉल की अगर हम बात करें, फायरवॉल इज ए सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए नेटवर्क। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और यूजिंग बॉट। इसको बिल्कुल बेसिक से समझिएगा कि आपका जो फायरवॉल है ये एक सिस्टम है एक तरीके का, और ये सिस्टम करता क्या है, इसका बेसिक वर्क क्या है कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, चाहे वो नेटवर्क से हो चाहे वो नेटवर्क पर हो, उस अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये प्रिवेंट करता है। और इसको इम्प्लीमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। हार्डवेयर, एज ए हार्डवेयर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एज ए सॉफ्टवेयर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और साथ ही साथ दोनों को यूज में लेके भी किया जा सकता है, जिसको हाइब्रिड जनरली बोला जाता है। Firewalls are frequently used to prevent unauthorized internet users from accessing private network connected to the network। इसको ऐसे समझिएगा कि फायरवॉल का यूज कहाँ पे लिया जाता है, उन वाले नेटवर्क्स में जहाँ पे कोई प्राइवेट नेटवर्क अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहे। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेके चलें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका जो नेटवर्क है वो आपके लिए प्राइवेट है। अगर आप कोई बाहर से डेटा एक्सेस करना चाहें या अपना डेटा बाहर सेंड करना चाहें तो उस केस में आपके डेटा को या तो चोरी होने से बचाने के लिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके डेटा का ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल को जनरली यूज में लिया जाता है। फायरवॉल बेसिकली जो यूज में लिए जाने के पीछे रीजन है वो ये कि हैकर्स जो है वो आपका डेटा एक्सेस ना कर पाएँ। ऑल डाटा एंटरिंग और लीविंग द इंट्रानेट pass through the firewall which examines each packets and blocks those that do not meet the specified security criteria। इसको ऐसे समझिएगा कि फायरवॉल का काम क्या है कि नेटवर्क के अंदर आने वाले पैकेट्स और नेटवर्क के बाहर जाने वाले पैकेट्स, जितने भी पैकेट्स हैं उन सारे के सारे पैकेट्स को या फिर ब्लॉक्स को ये चेक करता है, और उन पैकेट्स को ये जनरली ब्लॉक कर देता है जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करते। सिंपल वे में अगर हम समझें तो फायरवॉल जो है ये आपका जैसे एग्जांपल लें कि एक शॉप है जिस पे एक चौकीदार खड़ा हुआ है बाहर, तो चौकीदार काम करेगा फायरवॉल का, जो ऑथराइज्ड पर्सन्स को ही अंदर आने देगा, अनऑथराइज्ड जो पर्सन्स हैं या फिर जो पर्सन जो अंदर नहीं आ सकते उनको वो बाहर ही रोक देगा। मतलब क्या है कि क्राइटेरिया इसने मैच कर लिया। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल जैसे लें कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका लगाया हुआ है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं उनको एंट्री दी जानी है, तो अटेंडेंस जिसकी होगी, जिसको जो कार्ड होगा अटेंडेंस का, जिसका मैच हो जाएगा उसको एंट्री दे दी जाएगी। मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं जिनको फॉलो करना है। अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो टास्क कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पाए होंगे कि फायरवॉल होता क्या है बेसिकली। इसको एज ए एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है और ये है आपका इंटरनेट, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। आपने मान लीजिए कोई सी भी वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की कंप्यूटर से इंटरनेट पे। इंटरनेट जो होगा यहाँ पे मान लीजिए वेब सर्वर्स हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस हो सकती है जो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करें, और यहाँ से रिप्लाई आपका सेंड कर दिया गया कंप्यूटर पे, आपके होस्ट कंप्यूटर पे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि बीच में यहाँ पे कोई हैकर है जो आपकी जो रिक्वेस्ट सेंड हुई थी उस रिक्वेस्ट को बीच में ही रोक के उससे कुछ भी रिवर्ट कर दे, या फिर ऐसा डेटा सेंड कर दे जो आपके लिए यूजफुल ना हो, या फिर जो डेटा आप चाहते ही ना हो वो वाला डेटा सेंड कर दिया जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब अनऑथोराइज जो एक्सेस है डेटा का, यहाँ पे जो हैकर है ये इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इस चीज़ को अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे यूज में ली जाती है फायरवॉल। अब देखो फायरवॉल का काम क्या होगा, यहाँ से जो डेटा बाहर जाने वाला है वो पहले फायरवॉल पे जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट होती है जो लिस्ट मैच की जाती है कि क्या क्या डेटा बाहर जा सकता है, क्या क्या डेटा अंदर आ सकता है, वो लिस्ट यहाँ पे मैच की जाती है। इस लिस्ट को कहा जाता है एक्सेस लिस्ट या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर डेटा यहाँ पे मैच हो जाता है तो फायरवॉल उसको डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। सेम होता है वापस रिटर्न वाले केस में, मतलब ये तो थी आपकी रिक्वेस्ट, ये वाला पार्ट अगर हम देखें ये रिक्वेस्ट का है, वापस जो पार्ट आ रहा है ये है रेस्पॉन्ड वाला पार्ट। जब फायरवॉल पे पैकेट आएगा तो फायरवॉल से पैकेट वापस जाने के लिए पहले फायरवॉल की कंडीशंस को मैच करना होगा। मतलब ये वाली जो लिस्ट है आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या एक्सेस लिस्ट इसको कहा जाता है, ये वाली लिस्ट आपकी मैच होनी चाहिए। अच्छा ये जो है ये तो है बेसिक वर्क फायरवॉल का, कि फायरवॉल वर्क किस तरीके से करती है वो हमने एक बार देख लिया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो अगर सेट ऑफ रूल्स फुलफिल हो जाते हैं तो डेटा को आगे सेंड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी केस में फुलफिल नहीं हुआ, जैसे यहाँ से जो डेटा आया, ये डेटा जब इस लिस्ट से मैच किया गया तो लिस्ट से मैच नहीं हुआ तो इस डेटा पैकेट को यहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अच्छा अभी जस्ट हमने एक वर्ड यूज में लिया डेटा पैकेट। डेटा पैकेट की अगर हम बात करें तो डेटा पैकेट बेसिकली में होते क्या हैं, तो डेटा पैकेट की एक बेसिक कंडीशन अगर हम देखें तो डेटा पैकेट के अंदर कुछ पार्ट होते हैं। पार्ट अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर होते हैं आपके एड्रेस, सोर्स का एड्रेस होगा, इसके अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, और नीचे वाला जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर होता है वो वाला डेटा जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजा जा रहा है। तो इस वाले डेटा को जनरली कहा जाता है पेलोड। अभी तक बस यहाँ पे इतना ही समझिएगा कि ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट था ये आपका एक डेटा पैकेट है, या इसको आईपी पैकेट भी कहा जाता है। इसका ऊपर वाला जो पार्ट था इसके अंदर एड्रेसेस थे, सोर्स का एड्रेस और आपके डेस्टिनेशन का एड्रेस। नेक्स्ट वाला जो पार्ट था इसके अंदर वो वाला डेटा है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट करना है, और उस डेटा को हम लोग बोलते हैं पेलोड। अच्छा इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल जैसे हम लोग लें कि मान लीजिए कि आप लोग अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजते हैं इस वेब सर्वर पे, और यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है 20 MB की। आपको एक फ़ाइल चाहिए जो इस वाले वेब सर्वर पे पड़ी हुई है, आपने रिक्वेस्ट की अपने कंप्यूटर से और फाइल की साइज़ है 20 MB। ये 20 MB जो है ये एकदम से आपके कंप्यूटर पे नहीं आएगा, मतलब इसके कुछ पार्ट डिवाइड होंगे। मान लीजिए 200 KB का पार्ट एक बना, तो ये जो 200 KB वाला जो पार्ट है ये है आपका डेटा पैकेट। और अभी जस्ट जो हमने यहाँ पे ये पार्ट देखा इसके अंदर पहला वाला जो पार्ट होगा इसमें तो सोर्स और डेस्टिनेशन वाला एड्रेस होगा, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जिसको हम लोगों ने पेलोड बोला, इस पेलोड के अंदर ये 200 KB वाला पार्ट स्टोर होगा। तो यहाँ तक तो था बेसिक जो हमको समझना ज़रूरी था फायरवॉल को पढ़ने से पहले। फायरवॉल हम लोग समझ चुके हैं, फायरवॉल की बेसिक वर्किंग हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि फायरवॉल के टाइप क्या क्या हैं, फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, जो टाइप्स हैं इसके वो वर्किंग किस तरीके से करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल के अंदर अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली दो तरीके से किया जा सकता है, या तो किया जाएगा हार्डवेयर फायरवॉल के तरीके से या फिर किया जाएगा सॉफ्टवेयर फायरवॉल के तरीके से। हार्डवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें, प्रेजेंट बिटवीन टू नेटवर्क्स, मतलब ये हमेशा दो नेटवर्क के बीच में होगी। अच्छा देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक जनरली बन जाता है कि अगर कोई फायरवॉल सेम नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, या फिर एक नेटवर्क जो है जो पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है उसी के अंदर काम कर रहा है, तो उसको कहा क्या जाएगा, तो वो तो होगा आपका इंटरनल या फिर होम फायरवॉल, जिसको हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आपको आएगा।
हार्डवेयर फायरवॉल का नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डेडिकेटेड फायरवॉल सर्वर। देखो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हार्डवेयर फायरवॉल जो होगी इसमें एक सर्वर चाहिए होगा, एक फायरवॉल सर्वर चाहिए होगा, या फिर हम लोग बोलें कि एक हार्डवेयर फायरवॉल इसमें चाहिए होगी। अच्छा, ये कर क्या सकता है, इसका वर्क अगर हम देखें, कैन बी ए प्रॉक्सी सर्वर। हार्डवेयर फायरवॉल जो है ये एक प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, जैसे ए कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है बी को, और ए चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी लीक ना हो और ये रिक्वेस्ट बी के पास में चला जाए, तो ये बीच में किसी ऐसे पर्सन को यूज में लेगा जो बी के लिए नॉन है, मतलब बी जिससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो मान लीजिए ये कोई एक्स पर्सन था, ए ने रिक्वेस्ट सेंड की एक्स के पास में, एक्स ने इस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर दिया बी के पास। अब बी को लगा कि रिक्वेस्ट आई है एक्स से और बी इसको रेस्पॉन्ड कर देगा। रिक्वेस्ट जो थी वो रेस्पॉन्ड की गई, किसकी की गई, एक्स की गई, जबकि एक्चुअली में डेटा कहाँ पे आया, ए के पास में। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी प्रॉक्सी, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी भी लीक ना हो और आपका जो वर्क है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। यूज्ड फॉर लार्ज नेटवर्क। हार्डवेयर फायरवॉल जो है ये बेसिकली स्मॉल नेटवर्क के लिए नहीं बनाया जाता है, ये जनरली यूज में लिया जाता है आपका लार्ज नेटवर्क्स में। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन कोई पूछा गया, या फिर हो सकता है कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, तो लार्ज नेटवर्क के लिए जितने भी फायरवॉल्स होंगे वो सारे के सारे होंगे हार्डवेयर फायरवॉल्स। यहीं पे देखो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि मान लीजिए आपका एक नेटवर्क है जिसमें हार्डवेयर फायरवॉल लगा हुआ है, तो हार्डवेयर फायरवॉल तो आपके पूरे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कंपलसरी है, ये सिक्योर कर लेगा। लेकिन अगर आपके पर्टिकुलर सिंगल सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे होगी आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हैव ओवन रिसोर्सेज एंड प्रोसेसर्स। अच्छा देखो, हार्डवेयर फायरवॉल का एक बेनिफिट हमको मिल जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की बात करें तो वहाँ पे तो क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर डला हुआ होगा और वहीं की होगी फायरवॉल। तो वहाँ पे देखो बेसिकली होगा क्या कि जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर के CPU, कंप्यूटर की रैम, कंप्यूटर के प्रोसेसर्स, उन्हीं को ही आपका कंप्यूटर जो होगा वो एक्सेस करेगा। और एक्सेस अगर करता है तो हुआ क्या कि आपकी जो फायरवॉल थी वो फायरवॉल आपकी कंप्यूटर के प्रोसेसर को और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज में ले रही है। मतलब जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। तो ये तो होगा सॉफ्टवेयर फायरवॉल के अंदर। लेकिन अगर हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर होता क्या है कि इसके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि अगर हम देखें कि रैम जो होगी वो इसकी खुद की होगी, CPU जो होगा, जो प्रोसेसर्स होंगे वो इसके खुद के होंगे, मेमोरी जो ये ऑक्यूपाई करेगी वो इसकी खुद की होगी। तो सारा का सारा जो पार्ट होगा वो आपका हार्डवेयर फायरवॉल का होगा। अब अगर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल को एक बार देखें, प्रेजेंट ओनली इन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। जो आपका पर्टिकुलर सिंगल कंप्यूटर होगा उसके अंदर जनरली कहाँ पे जो यूज में ली जाती है वो कौन सी होगी, आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होती है ये एज एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें विंडोज़ का, विंडोज़ 8 हुई या विंडोज़ 10 हुई या विंडोज़ 7 हुई, इनके अंदर जो आपकी फायरवॉल होती है वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है। तो अगर हम देखें तो वो है आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो आपके कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है। अच्छा, अगर अभी हम देखें तो काफ़ी सारे अटैक्स हुए थे जिनमें रैंसमवेयर से रिलेटेड अटैक थे, जैसे पेटिया है या फिर वानाक्राई है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आई थी कि नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और साथ ही साथ आपका फायरवॉल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अकेली फायरवॉल जो है ये सारे के सारे जितने भी अटैक्स हैं उनसे प्रिवेंट नहीं कर सकती आपके कंप्यूटर को। तो ज़रूरत तो आपको फायरवॉल की भी पड़ेगी, एंटीवायरस की भी पड़ेगी, एंटी मालवेयर की भी पड़ेगी। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। एवरी सिस्टम हैज़ इनबिल्ट फायरवॉल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज में लेते हैं, विंडोज़ से रिलेटेड जैसे यूज में लिया, तो इनकी सबकी खुद की एक इनबिल्ट फायरवॉल होती है। तो विंडोज़ 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनबिल्ट फायरवॉल है, विंडोज़ 8 की अगर हम बात करें यहाँ पे इनबिल्ट फायरवॉल है। फॉलोज सम प्रोटोकॉल टू अप्रूव एंड डिस्कार्ड पैकेट्स। देखो यहाँ पे होगा क्या, हार्डवेयर फायरवॉल जो है उसका तो सॉफ्टवेयर भी खुद का अपना होगा। भाई हार्डवेयर तो वहाँ पे है ही सही, हार्डवेयर क्यों है, क्योंकि डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सके, और उसका खुद का सॉफ्टवेयर भी होगा खुद के हार्डवेयर को यूज में लेने के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर फायरवॉल के अंदर देखो होता क्या है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स वहाँ पे बने होते हैं कि कौन कौन से पैकेट को डिस्कार्ड करना है, कौन कौन से पैकेट को अप्रूव करना है। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या जाता है कि ट्रस्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं और अनट्रस्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं। तो ट्रस्टेड नेटवर्क की जो लिस्ट होगी या ट्रस्टेड जो आपके कनेक्शंस हैं उनकी जो लिस्ट होगी उनको अप्रूव्ड नेटवर्क में डाल दिया जाएगा, उनकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, और जो अनट्रस्टेड हैं उनको हमेशा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा।
अच्छा, ये जो आपकी फायरवॉल होती है ये जनरली होस्ट कंप्यूटर पे, जो हमारा कंप्यूटर जो हम लोग यूज में लेते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, उसको होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो इसको जनरली होस्ट फायरवॉल भी कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इंपॉर्टेंट। यूजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोसेसर, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है आपकी, वो तो करती क्या है कि वो जो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज में ना लेके अपने खुद के हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूज में लेती है। चाहे वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए, सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए, सीपीयू या प्रोसेसिंग की बात की जाए, तो वो सारे के सारे खुद के हार्डवेयर को यूज में लेती है। लेकिन सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को और कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को, मतलब रैम अगर यूज में ली जाएगी तो कंप्यूटर के यूज में ली जाएगी, सीपीयू अगर यूज में ली जाएगा तो कंप्यूटर का यूज में ली जाएगा। अब इस वाली फायरवॉल की प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड पर, या फिर हम बोलें कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसका कुछ पार्ट ये फायरवॉल भी ले रही होगी। तो ये तो हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है फायरवॉल का वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक हार्डवेयर सिनेरियो में और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर सिनेरियो। तो ये दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हमने देखा क्या है कि आपकी जो फायरवॉल है उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बेसिक जो डिफरेंस थे ये सारे हमने देख लिए हैं कि बेसिक डिफरेंस इसमें क्या हो सकते थे। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की। देखो अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल में तो देखो होगा क्या कि आपका जो होस्ट कंप्यूटर है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, डायरेक्ट इंटरनेट के पास जाएगी और इंटरनेट से एक रेस्पॉन्स पैकेट जो होगा वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा आपके कंप्यूटर पे। तो ये जो आया ये आपके कंप्यूटर पे आया। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ करनी है वो इस फायरवॉल को ही करनी है जो इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। या फिर इसको समझने के लिए हम ये बोल लें कि यहाँ पे एक फायरवॉल इंस्टॉल्ड है जो आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। अब इसको देखो ऐसे समझिएगा, यहाँ से मान लीजिए कोई पैकेट आता है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर कोई पैकेट आता है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इसी फायरवॉल को चेक करनी है और जो एक्सेप्ट किया जा सकता है पैकेट, उस पैकेट को आगे सेंड कर देना है। मतलब सॉफ्टवेयर फायरवॉल के अंदर तो देखो होगा क्या कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल का काम क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स जो भी इसको मिलता है, रिक्वेस्ट जो यहाँ से की गई है और जिसका रेस्पॉन्स इसको यहाँ पे मिला है, अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर वो मैच नहीं हो रहा है पैकेट, तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हार्डवेयर फायरवॉल, तो हार्डवेयर फायरवॉल में तो देखो होगा क्या, आपके कंप्यूटर से पहले रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो जाएगी आपके हार्डवेयर फायरवॉल के पास में। यहाँ से रिक्वेस्ट को चेक किया जाएगा कि ये रिक्वेस्ट जो है ये ऑथोराइज्ड है, मतलब यहाँ से जो डेटा बाहर जा सकता है वही डेटा तो आपने इसमें यूज में लिया है ना। जैसे मान लीजिए कोई फाइल है XYZ टाइप की, ये उसका एक्सटेंशन है, ये वाली फाइल यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर इन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है, हार्डवेयर फायरवॉल, और यहाँ से इन्होंने ये सेट कर लिया है कि .xyz जो फाइल है ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो हार्डवेयर फायरवॉल होगा ये फाइल को चेक करेगा और चेक करने के साथ ही देखो होगा क्या कि अगर यहाँ पे ये फाइल इसको मिलती है तो इस फाइल को ये आगे सेंड नहीं करेगा। अब एग्जांपल लेके चलें कि कोई ऐसी फाइल सेंड की गई जो यहाँ पे रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी गई जिसकी, तो ये रिक्वेस्ट आपकी गई इंटरनेट के पास, इंटरनेट से ये रेस्पॉन्स वापस आया। ये जो रेस्पॉन्स है, अब इस रेस्पॉन्स को चेक किया जाना है कि इस रेस्पॉन्स को ऑथोराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर इसको ऑथोराइज किया जा सकता है तो ऑथोराइज करने के बाद क्या किया जाएगा, इसको आगे सेंड कर दिया जाएगा और ये आपके होस्ट कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल में तो हमने सिर्फ एक ही कंप्यूटर देखा है, लेकिन आपका हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है ये बेसिकली ज़्यादा कंप्यूटर्स पे यूज में लिया जाता है। मतलब आपके जो होस्ट कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपकी हार्डवेयर फायरवॉल जो है ये बेसिकली कहाँ पे यूज में ली जाएगी, जब आपका नेटवर्क जो है वो बड़ा नेटवर्क हो। तो ये एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये हार्डवेयर फायरवॉल है आपकी, ये कनेक्टेड है आपकी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स से। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि या तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क में डेटा को फॉरवर्ड कर दिया जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं आपके, तो ये फायरवॉल जो होगी ये सबकी रिक्वेस्ट भी लेगी और सबको रेस्पॉन्ड भी करेगी। मतलब जो आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल थी उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि सिंगल जो एक कंप्यूटर जो था वही अपना डेटा को एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर हुआ क्या कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, इस वाले नेटवर्क में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो मान लीजिए ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट यहाँ से गई, तो इंटरनेट से जो रेस्पॉन्ड आया हार्डवेयर फायरवॉल पे,
इस रेस्पॉन्स को चेक किया जाएगा कि ये ऑथोराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ से डेटा को आगे सेंड किया जाना है या नहीं किया जाना। अगर डेटा को आगे सेंड किया जाना है तो जिन जिन कंप्यूटर्स से रिक्वेस्ट आई थी डेटा को एक्सेस करने के लिए उन कंप्यूटर्स को रेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो ये काम होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल का। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होती है वो इनमें पर्टिकुलरली सिंगल कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगी। जैसे अगर हम बोलें कि इस हार्डवेयर फायरवॉल पे मान लीजिए अटैक हुआ, या फिर किसी एक पर्सन ने, ये जो आपका नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर X, अगर मान लीजिए ये खुद ही हैकर निकला और इसने अटैक करने का ट्राई किया, तो बाहर के जो अटैक्स होंगे इस नेटवर्क पे, उनको तो ये हार्डवेयर फायरवॉल रोक लेगा। लेकिन जो अंदर वाले अटैक्स हैं उनको रोकने के लिए किया क्या जाना है कि इन सारे कंप्यूटर्स पे इंडिविजुअल फायरवॉल भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कौन सी फायरवॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी सॉफ्टवेयर फायरवॉल की भी। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये इंटरनल इंट्रूजन हमको एक मिल चुका था। इंट्रूजन की बात करें, इंट्रूजन क्या होता है? तो इंट्रूजन क्या होता है कि आपकी फाइल्स को कोई एक्सेस करना चाहे, या हैकर आपके डेटा को चोरी करना चाहे, या आपके सिस्टम में वो अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना चाहे किसी भी चीज़ को, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी इंट्रूजन। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि एक ड्रॉबैक भी है यहाँ पे, साथ में इसको लिमिटेशन भी कह सकते हैं हम लोग फायरवॉल का, कि अगर हार्डवेयर फायरवॉल में बाहर से मान लीजिए बाहर के पर्सन को तो हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाहर के पर्सन को तो हम चेक कर सकते हैं कि ऑथोराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई इंटरनल पर्सन ही डेटा को हैक करने की कोशिश करे तो उस कंडीशन में जो आपके कंप्यूटर्स है जो इंटरनली लगाए गए हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर फायरवॉल होनी चाहिए। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, और टाइप अगर हम देखें तो पहला आता है आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल, तीसरा आपका आता है हाइब्रिड फायरवॉल। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, तीनों को एक एक करके हम समझ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की अगर हम बात करें, चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एवरी डेटा पैकेट और आईपी पैकेट। देखो ये करती क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के जो एड्रेस हैं उन डेस्टिनेशन और सोर्स के एड्रेस को ये चेक करेगा। किसके लिए? हर जो आपका डेटा पैकेट है या फिर आईपी पैकेट है। डेटा पैकेट क्या अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि डेटा पैकेट जो होता है वो एक बड़े फाइल का एक छोटा पार्ट होता है। जैसे 20 MB की को फाइल थी, उसका 200 KB का एक पैकेट बना, तो वो कहलाएगा आपका डेटा पैकेट। और इस डेटा पैकेट के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ये भी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। पहला वाला जो पार्ट है इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, दूसरे वाले पार्ट में आपका पेलोड होता है। तो यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल करता क्या है? चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक किया जाता है कि डेटा जहाँ से सेंड किया गया है और जहाँ रिसीव होना है वो आईपी एड्रेस फायरवॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग मैच तो हो रहे हैं ना। ऑल्सो चेक पोर्ट नंबर विद आईपी एड्रेस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखता है ये, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो देखेगा ही सही, साथ में पोर्ट नंबर भी देखता है। मतलब रिक्वेस्ट कौन से पोर्ट से की गई है, HTTP से की गई है, FTP से की गई है, TCP से की गई है, या फिर टेलनेट की रिक्वेस्ट है, कौन सी रिक्वेस्ट है जो। अच्छा, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि पोर्ट नंबर जनरली होते क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आईपी एड्रेस लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 168.127.1.1 और कॉलन लगने के बाद में पीछे लिखा हुआ है 8080। तो ये होते हैं आपके पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जो होते हैं ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर्स होते हैं। HTTP का अलग है, आपका TCP का अलग है, FTP का अलग है, टेलनेट जो है उसका अलग है। तो ये पोर्ट नंबर्स होते हैं। और आईपी एड्रेस के साथ में पोर्ट नंबर्स जब आ जाते हैं तो यहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि ये वाला जो पोर्ट नंबर के साथ जो आईपी एड्रेस है वो वैलिड है या नहीं है। अगर इनवैलिड है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वैलिड होगा तो सोर्स से डेटा को डेस्टिनेशन की साइड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यूजेज ए लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड नेटवर्क कॉल्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये बात आई कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का काम क्या कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक करता है। आईपी एड्रेस तो चेक करता है, मान लिया, चलो हमने यहाँ तक समझ में भी आ रहा है। लेकिन जो चेक करता है उसको चेक करता किसके अंदर से है, तो उसके लिए होती है इसके पास में एक एक्सेस लिस्ट या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर वो वाले आईपी एड्रेस होते हैं जो वैलिड हैं, मतलब जो ट्रस्टेड हैं, या फिर जो नेटवर्क ट्रस्टेड नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं, वो सारी डिटेल्स होती है एक्सेस लिस्ट के अंदर। Firewall also learns which kind of data you are interacting with and creates a conversation list। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो होता क्या है, जैसे अभी आप लोग
एग्जाम्पल लें कि आप लोग फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक जो आप चला रहे हैं तो आपके पास डेटा जो आता जा रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, वो कहाँ से आ रहा है? फेसबुक से ही आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फेसबुक पे किसी की प्रोफाइल ओपन की, उसके फ़ोटोज़ वगैरह आप लोगों ने चेक करना स्टार्ट किए, तो वहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ से आप लोग रिसीव कर रहे हैं? फेसबुक से डेटा आप रिसीव कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी हैकर ने किया क्या कि उस ट्रांजैक्शन को, जो आपका डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है, उस ट्रांसमिशन को हैक किया और वहाँ से अपना खुद का डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो होगा क्या, आपकी जो फायरवॉल है उस फायरवॉल का काम क्या था? पहली चीज़ तो वो ट्रस्टेड नेटवर्क को चेक करता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू। दूसरी चीज़ वो क्या करता है कि आप जहाँ से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं उस पाथ को वो लर्न कर लेता है, मतलब जहाँ से डेटा आ रहा है आपके पास में उस पाथ को लर्न कर लेता है। तो आपके पास डेटा कहाँ से आ रहा था? फेसबुक से। अब मान लीजिए किसी XYZ पर्सन ने बीच में डेटा सेंड कर दिया, तो अब जो डेटा आने लगा वो कहाँ से आने लगा? फेसबुक से तो नहीं आ रहा, नॉर्मल सी बात है, XYZ से डेटा आ रहा है। तो जो डेटा XYZ से अब आने लगा, वो फायरवॉल क्या करेगा? उस डेटा को चेक करेगा, डेटा को मॉनिटर करेगा। जैसे ही मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करते हुए उसको पता लग जाएगा कि कॉन्वर्सेशन लिस्ट के अंदर तो नाम था फेसबुक का, लेकिन डेटा भी कहाँ से आ रहा है? डेटा भी आ रहा है XYZ से। तो ये वाला जो डेटा होगा, इस डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, मतलब ये वाले जो पैकेट्स होंगे इन पैकेट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। डज नॉट चेक पेलोड पार्ट ऑफ अ डेटा पैकेट और IP पैकेट, ये इसका एक ड्रॉबैक हम लोग कह सकते हैं, या इसका लिमिटेशन हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखो बेसिकली होगा क्या कि आपका जो पैकेट था, डेटा पैकेट का सोर्स, डेस्टिनेशन और पोर्ट नंबर, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट नंबर, ये तो ये चेक कर लेगा। लेकिन पेलोड जो है, पेलोड के अंदर एक्चुअली में क्या डेटा है, इसको ये एक्सेस नहीं कर सकता। पेलोड के अंदर मान लीजिए किसी ने, हैकर ने क्या किया, हैक किया डेटा को, सोर्स और डेस्टिनेशन IP जो है वो सेम रखे, लेकिन अंदर वाला जो पेलोड वाला डेटा था उसको चेंज कर दिया, उसके अंदर कोई वायरस सेंड कर दिया या मेलिशियस सॉफ्टवेयर को इसके अंदर इनबिल्ट करके सेंड कर दिया, इनहेरिट करके सेंड कर दिया, तो इस चीज़ को ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हमको एक ड्रॉबैक इसका मिलता है, लिमिटेशन आप इसकी बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है वो बेसिकली करती क्या है और इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल जैसे हम लोग लें कि ये आपका होस्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें ये है आपका इंटरनेट और बीच में है आपकी फायरवॉल। यहाँ से जो डेटा जाएगा, आउटगोइंग में जो डेटा गया, ये वाला डेटा जाएगा फायरवॉल के पास में। इस फायरवॉल के पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर एक्सेस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा? सोर्स IP रहेगा, डेस्टिनेशन IP रहेगा और पोर्ट नंबर रहेगा। यहाँ से जो डेटा बाहर सेंड किया गया है उसके अंदर दोनों चीज़ें रहेंगी, सोर्स का भी एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन का भी एड्रेस रहेगा, और कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है उस पोर्ट का भी एड्रेस रहेगा। तो ये जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट यहाँ पे मेंटेन करके रखी जाती है। इस लिस्ट के थ्रू ही डेटा को चेक किया जाता है। जब डेटा वापस यहाँ से आता है, इंटरनेट से डेटा जब वापस रिसीव होता है फायरवॉल पे, तो इस लिस्ट में चेक किया जाता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का IP सेम है या नहीं, पोर्ट नंबर जो है वो जो रिक्वेस्ट किया गया था वही वाला तो मिल रहा है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। तो ये जब लिस्ट जो होती है, ये जब पूरी चेक कर ली जाती है, जब ये लिस्ट जो है आपकी, इसकी कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती है, तो इस पैकेट को, इस डेटा पैकेट को कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की तरफ सेंड कर दिया जाता है। मतलब फायरवॉल ने किया क्या कि यहाँ पे ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थी, इस लिस्ट से पूरा का पूरा मैच किया। अगर मैच कंप्लीट हो जाता है, मैच हो जाता है अगर आपका डेटा इस लिस्ट से, तो उस डेटा पैकेट को आगे सेंड कर दिया जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो यहीं पे ही उस डेटा पैकेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर हम बोलें कि उस डेटा पैकेट को यहीं पे ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये तो है आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि अगर कोई होस्ट कंप्यूटर किसी इंटरनेट से डेटा एक्सेस करना चाहे पैकेट फिल्टर फायरवॉल के थ्रू, तो वहाँ पे जो चीज़ चेक की जानी है वो पैकेट को फिल्टर करके पैकेट के सोर्स, डेस्टिनेशन और पोर्ट नंबर को चेक किया जाना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल। एप्लीकेशन या प्रॉक्सी फायरवॉल की अगर हम बात करें तो ये वर्क्स बिटवीन होस्ट कंप्यूटर एंड इंटरनेट लाइक ए मिडिल सर्वर। देखो ये बेसिकली काम कैसे करता है कि आपका जो कंप्यूटर होगा और आपका जो इंटरनेट होगा, या इंटरनेट की जगह हम लोग बोल सकते हैं कि वेब सर्वर हुआ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वेब सर्वर ना होके मान लीजिए कि कोई वेब एप्लीकेशन हुई जिसके थ्रू आप लोग कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर के डेटा से, कंप्यूटर से आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉक्सी फायरवॉल होगा ये एज ए मिडिल सर्वर की तरह यहाँ पे काम करेगा। एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर फर्स्ट गोज टू प्रॉक्सी फायरवॉल
and then proxy firewall send that request to web server without sharing the details from where it's being requested. अच्छा देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल जैसे हम लोग लें, जैसे मान लीजिए आपसे आपके घर पे आपके पापा ने आपसे बोला कि आपको मार्केट से कोई सामान खरीद के लेके आना है। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको बोला कि आपको फ्रूट्स खरीद के लेके आने हैं मार्केट से। आपने किया क्या कि आप घर से निकले, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने फ्रूट खरीदे और वापस से घर पे लाके आपने फ्रूट रख दिए। तो ये जो बीच में चीज़ हुई, मतलब कि आपके पापा ने फ्रूट मंगवाए थे, ये फ्रूट वाले को नहीं पता है, ना ही फ्रूट वाले को ये पता है कि आप फ्रूट ले जाके आपके पापा को देने वाले हो, ना ही आपके पापा को ये पता है कि आपने कौन से फ्रूट वाले से फ्रूट खरीदे हैं। लेकिन जो टास्क था वो टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। सेम यही काम होता है यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल का। मतलब अगर फ्रूट वाले की हम बात करें तो फ्रूट वाले को ये नहीं पता कि जो रिक्वेस्ट आई थी, मतलब जो फ्रूट परचेज करने के लिए बोला गया था, वो बोला किसने था। बोला तो आपके पापा ने था, लेकिन आपने किया वो काम। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर कि जो पर्सन होता है, जो डेटा एक्सेस करना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी लीक नहीं होती, लेकिन जो बीच में मीडिएटर का काम करता है उसकी आइडेंटिटी पे डेटा को सेंड किया जाता है। और जो बीच वाला मीडिएटर होता है वो कभी भी जहाँ से रिक्वेस्ट उसको मिली है उसकी इंफॉर्मेशन को आगे शेयर नहीं करता। ऑल्सो चेक पेलोड ऑफ डेटा पैकेट, दैट्स वाई वर्क लिटिल बिट स्लोअर देन पैकेट फिल्टर फायरवॉल। देखो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो खाली सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक किया जाता था और पोर्ट नंबर चेक किया जाता था। पेलोड को पैकेट फिल्टर के अंदर चेक नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे पेलोड को भी चेक किया जाता है। तो पेलोड को चेक किया जाना है तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी जो स्पीड होगी वो पैकेट फिल्टर फायरवॉल के कंपेरिजन में थोड़ी सी स्लो होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पैकेट फिल्टर फायरवॉल और एप्लीकेशन फायरवॉल में से हाई स्पीड किसकी होगी या फिर फास्टेस्ट आउटपुट कौन सा देगा, तो वो पैकेट फिल्टर ही देगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टेप कम है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग gmail.com को ओपन करना चाहते हैं, gmail.com को आप लोग ओपन करना चाहते हैं। तो ये है आप, मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका वेब सर्वर है। यहाँ से रिक्वेस्ट आपने सेंड की जो गई प्रॉक्सी सर्वर के पास में। अब देखो होगा क्या कि रिक्वेस्ट जो गई वो गई प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर दिया। अब ये जो कंप्यूटर है, ये जो सर्वर है वेब सर्वर, इस वेब सर्वर को क्या लगेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो इस प्रॉक्सी सर्वर से आई है, मतलब इस प्रॉक्सी फायरवॉल से आई है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि यहाँ वाला जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे लीक नहीं हुई। मतलब इधर का जो आईपी एड्रेस था और इधर का जो आईपी एड्रेस था, ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं हुए, ना ही किसी को पता लगा कि आईपी एड्रेस कौन से थे, कहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की गई थी। तो एप्लीकेशन या प्रॉक्सी फायरवॉल का काम क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से अटैक करना भी चाहे इस पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हैकर है, ये हैकर मान लीजिए इस लोकेशन पे अटैक करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बीच में लगा हुआ है प्रॉक्सी फायरवॉल। और प्रॉक्सी फायरवॉल ने किया क्या कि यहाँ से जो डेटा जिस आईपी एड्रेस से आया उसको यहीं तक रखा, उसके बाद दूसरा एक रिक्वेस्ट जनरेट किया। और रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट किया? इस वाले कंप्यूटर से। यहाँ पे जो प्रॉक्सी लगा हुआ है उस वाले कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जनरेट किया और उस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया गया यहाँ पे, इस वाले वेब सर्वर पे। तो अगर अब कोई हैकर डेटा को हैक भी करना चाहे या फिर चाहे कि कोई मेलिशियस फाइल को इस कंप्यूटर पे सेंड कर दे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हैकर यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन अगर आगे की बात करें तो आगे का जो डेस्टिनेशन वाला पाथ है वो पाथ उसको नहीं पता, मतलब डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो उसको नहीं पता। तो प्रॉक्सी फायरवॉल की अगर हम बात करें तो प्रॉक्सी फायरवॉल करता क्या है कि ये जो ओरिजिनल होस्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को आगे लीक नहीं करता। तो इससे होगा क्या कि यहाँ का जो आईपी एड्रेस है और यहाँ का जो आईपी एड्रेस है ये दोनों के दोनों सेफ हैं, ये दोनों के दोनों आपस में पता नहीं लगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैकर था वो भी आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाया। तो ये समझ पा रहे होंगे आप कि रिक्वेस्ट जो आपने जनरेट की थी gmail.com के लिए, gmail.com सर्वर ये है आपका, यहाँ से गई पहले प्रॉक्सी फायरवॉल के पास में। प्रॉक्सी फायरवॉल से हुआ क्या कि नई रिक्वेस्ट एक जनरेट की गई। रेस्पॉन्स जब आया तो यहाँ पे एक ओपन रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। ओपन रिक्वेस्ट किसकी थी? इस वाले सिस्टम की। तो इस ओपन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया गया यहाँ पे वापस रेस्पॉन्ड करके। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि ये है आपका वर्क एप्लीकेशन या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल का। नेक्स्ट आपके आते हैं हाइब्रिड फायरवॉल।
हाइब्रिड फायरवॉल की देखो अगर बात करें तो हाइब्रिड फायरवॉल जो होता है बेसिकली ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैकेट फिल्टर एंड एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल, ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इसको बेसिकली देखो क्या कहा जाता है कि आपका जो हाइब्रिड फायरवॉल है इसके अंदर दोनों का काम होता है, पैकेट फिल्टरिंग वाला काम भी होगा, एप्लीकेशन प्रॉक्सी वाला काम भी होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। बोथ काइंड ऑफ फायरवॉल्स आर कनेक्टेड इन सीरियल और सीरीज मैनर। देखो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं किया जाता ये अभी हम आगे समझेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनको सीरियल में या फिर सीरीज मैनर में कनेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, प्रोवाइड मैक्सिमम सिक्योरिटी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैक्सिमम सिक्योरिटी यहाँ पे मिल पाती है, क्यों मिल पा रही है? क्योंकि इसके अंदर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी है जो हाई स्पीड से काम कर रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे एप्लीकेशन या प्रॉक्सी फायरवॉल भी है जो आइडेंटिटी को लीक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सिक्योरिटी आपको मिल पाती है, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों एक साथ कनेक्ट होकर काम यहाँ पे कर रही है। तो इसको हम एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो देखो अभी हमने जस्ट क्या बोला था कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल ये दोनों की दोनों आपकी सीरियल या फिर सीरीज मैनर में काम करती है। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलें कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल अगर ये पैरेलल में काम करे, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका होस्ट कनेक्टेड है, ये है आपकी पैकेट फिल्टर फायरवॉल, ये है आपकी एप्लीकेशन फिल्टर फायरवॉल। तो हमने क्या बोला था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि आपकी जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल होती है ये स्पीड इनकी जो होती है ये फास्ट होती है। तो स्पीड अगर फास्ट होगी तो जो भी डेटा होगा वो पैकेट फिल्टर फायरवॉल से ही आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन फायरवॉल है उसको काम में ही नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल को पैरेलल में लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो यहाँ पे हमने किया क्या कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल को और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को इनको लगाया हमने सीरीज मैनर में। अब जो भी डेटा एक्सेस होना है या जो भी डेटा होस्ट कंप्यूटर से इंटरनेट तक जो भी डेटा ट्रैवल करेगा वो इन दोनों फायरवॉल से निकल के जाएगा। मतलब जो आपकी सिक्योरिटी हुई वो सिक्योरिटी आपकी बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी? क्योंकि एक जो है आपकी पैकेट फिल्टर फायरवॉल ये तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन वाला जो पार्ट है उसको चेक कर रही है। एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल जो है ये सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो चेक कर ही रही है, साथ ही साथ आपका पेलोड वाला काम भी चेक कर रही है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तेज होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। हाइब्रिड के अंदर हुआ क्या कि ये दोनों साथ में एक साथ कंबाइन होकर काम करना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो इसकी जो सिक्योरिटी थी वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप लोगों ने डीप में स्टडी की हुई है तो आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि कन्फ्यूजन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, वेन एवर यू यूजेज इंटरनेट योर फायरवॉल ऑलवेज एक्सेस द डेटा एंड लर्न फ्रॉम योर यूजेज फ्रॉम वेयर यू आर रिसीविंग डेटा एंड क्रिएट्स अ लिस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लिस्ट। ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए आप लोग फेसबुक चला रहे हैं तो जो डेटा होगा वो फेसबुक से ही आप रिसीव कर रहे होंगे। अगर हैकर मान लीजिए बीच में कोई दूसरा डेटा सेंड कर देगा तो वो वाला डेटा आपके काम का है नहीं, तो फायरवॉल ने क्या किया, उस डेटा को जैसे ही डेटा रिसीव हुआ तो उस डेटा को डिस्कार्ड कर दिया या ब्लॉक कर दिया। तो हमने क्या बोला था कि उसके लिए एक लिस्ट बनती है। जैसे मान लीजिए कि पर्सन 1 कोई है P1, ये फेसबुक चला रहा है तो डेटा जो आना है वो फेसबुक से ही आना है। तो ये वाली जो लिस्ट बनती है इस लिस्ट को कहा जाता है कॉन्वर्सेशन लिस्ट। तो इसका आंसर आपका निकल के आता है डी, कॉन्वर्सेशन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए क्लाइंट इज यूजिंग अ फायरवॉल एंड अ हैकर इज लुकिंग फॉर अ लूप होल इन ए सिस्टम एंड ही फाउंड वन फ्रॉम वेयर ही कैन सेंड अल्टर्ड डेटा इन डेटा पैकेट टू क्लाइंट्स कंप्यूटर, विच फायरवॉल वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लाइंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक जो हैकर है वो बेसिकली कर क्या रहा है कि आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर लूप होल निकाल रहा है। मतलब लूप होल क्या, जहाँ से वो अटैक कर सके, और उसको ऐसा एक लूप होल मिल जाता है जहाँ से वो डेटा पैकेट्स के अंदर डेटा को चेंज करके और कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड कर सकता है। तो आपसे पूछा ये गया है कि जो यूजर है आपका या जो क्लाइंट है आपका वो कौन सी फायरवॉल एक्सेस कर रहा होगा। अच्छा देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फायरवॉल भी दिया हुआ है और प्रॉक्सी फायरवॉल भी दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों नेम सेम होते हैं। और इन दोनों के अंदर क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा था कि आपका जो डेटा पैकेट वाला पार्ट था इसमें 2 पार्ट होते हैं,
एक तो होता है आपका सोर्स आईपी एड्रेस, एक होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और साथ ही साथ यहाँ पे रहता है आपका पोर्ट नंबर। सेकंड वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर होता है आपका पेलोड। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये वाला जो पार्ट है, पेलोड वाला जो पार्ट है, इसके अंदर डेटा को अल्टर करके अगर यूजर के पास में सेंड किया गया तो ये कौन सी फायरवॉल जो है जिसका ड्रॉबैक होता है, जो इसको चेक नहीं कर पाती, तो वो होती है आपकी पैकेट फिल्टर फायरवॉल। यहाँ पे अगर हम देखें हाइब्रिड फायरवॉल तो किसी भी केस में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? पैकेट फिल्टर फायरवॉल। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में पूछा गया है, फिर उसका आंसर जो होता है वो डायरेक्टली निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एन इंडिविजुअल हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फाइल्स on his computer and works online most of the time, which firewall will be best for him। यहाँ पे आपसे देखो एक सिनेरियो दे दिया गया, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई एक पर्सन है, वो बेसिकली ऑनलाइन वर्क करता है अपना पूरा का पूरा, और उसके कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स रखी हुई है। तो कौन सी फायरवॉल जो है वो उसके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी फायरवॉल जो है वो उसके लिए हम ये बोलें कि उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल कौन सी कैटेगरी की फायरवॉल आती है? होम कैटेगरी की हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोलें कि जैसे मान लीजिए ये आपका होस्ट कंप्यूटर है, एक सिंगल कंप्यूटर है आपका, और इस कंप्यूटर पे कोई फायरवॉल इंस्टॉल की जानी है, तो ये वाली कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नेक्स्ट है आपकी हार्डवेयर फायरवॉल। अब सिंगल यूजर है तो हार्डवेयर फायरवॉल तो यूज में लेगा नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हार्डवेयर फायरवॉल जो है वो बेसिकली सभी यूज में लेते हैं हम लोग। आपके जो राउटर्स होते हैं उनमें हार्डवेयर फायरवॉल इंस्टॉल रहती है, प्री इंस्टॉल हम बोल सकते हैं कि, या फिर वो हार्डवेयर आपका जो राउटर है वो हार्डवेयर फायरवॉल की तरह काम भी करता है। हाइब्रिड फायरवॉल जो है वो वाली फायरवॉल तो यहाँ पे यूज में ली जानी नहीं है। या फिर देखो हम लोग यूँ भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड फायरवॉल भी वहाँ पे हो सकती है। हार्डवेयर जो है आपका, जो राउटर वाला पार्ट है, वो राउटर वाला पार्ट आपका वो तो हो जाएगा हार्डवेयर। आपका जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है आपका, वो हो जाएगा आपका कौन सा वाला? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल जो है वो यूज में कब लिया जाता है? जब बेसिकली आपके पास में डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है सामने हमारे पास, कि इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा। अब देखो वापस से हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि एक इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है, और इंडिविजुअल जो है उसके कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स हैं, और उन फाइल्स को मतलब वो किस तरीके से कौन सी फायरवॉल यूज में ले जिससे उसको अटैक, मतलब उस पर कोई अटैक नहीं किया जा सके। तो बेसिकली देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल की बात की जा रही है तो वहाँ पे हमेशा होगा आपका आंसर सॉफ्टवेयर फायरवॉल, क्योंकि जितनी भी सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होती है ये कंप्यूटर पे हमेशा इंस्टॉल की ही जानी है। मतलब आपका जो होस्ट होगा, इनको होस्ट फायरवॉल भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल बेसिकली होस्ट कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाती है, तो होस्ट फायरवॉल भी इनको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जाता है कि एक नेटवर्क के अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो कौन सी फायरवॉल को यूज में ले जो उसके लिए बेस्ट रहे। अगर आपसे बोला गया है पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वहाँ पे कौन सी फायरवॉल हो जाएगी? वहाँ पे हो जाएगी आपकी हाइब्रिड फायरवॉल। हाइब्रिड क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे आपको दोनों फायरवॉल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आपका आंसर वहाँ पे सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंडिविजुअल के लिए नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, a hacker has sent a file to client's computer in which he has infected payload with a malicious file, which will be useful to detect or remove that malicious file। देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपका ये जो डेटा पैकेट है या आईपी पैकेट है, इसका जो पेलोड वाला पार्ट है, इस पेलोड वाले पार्ट के अंदर एक हैकर ने मेलिशियस फाइल सेंड कर दी है। यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर जो डेटा पैकेट का जो पार्ट होना चाहिए था, जो हमने एग्जांपल लिया था 200 KB वाला, ये वाला जो डेटा पैकेट का पार्ट होना चाहिए था वो ना होके इसमें कोई मेलिशियस फाइल यहाँ पे इसने इनहेरिट कर दी है, इसके अंदर इन्फेक्टेड फाइल को इसने सेंड कर दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज में ली जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फायरवॉल्स होती हैं ये ना तो एंटीवायरस वाला काम करती है, ना ही ये एंटी मालवेयर वाला काम करती है। तो आपको हमेशा इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर वायरस को रिमूव करना है तो एंटीवायरस चाहिए होंगे, अगर मालवेयर्स वगैरह को डिटेक्ट करना है तो एंटी मालवेयर्स चाहिए होंगे।
तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की अगर हम बात करें तो ये तो पेलोड चेक करता ही नहीं है, तो ये तो आंसर आपका होगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है ये जनरली एक सिंगल कंप्यूटर के लिए रहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी जस्ट हमने डिस्कस क्या किया कि आपकी जो फायरवॉल्स होती है वो ना तो एंटीवायरस मतलब ना ही उनके अंदर एंटीवायरस वाला फीचर होता है, ना ही एंटी मालवेयर वाला फीचर होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आता है, इसका आंसर निकल के आएगा आपका एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर पे सेंड की जा चुकी है तो उस फाइल को रिमूव करने के लिए आपके पास एंटी मालवेयर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है, अ हैकर सेंड यू अनऑथराइज्ड डेटा बाय एक्सेसिंग योर करंट कनेक्शन by creating a conversation list, firewall keeps hackers away in this situation, this method is known as। देखो यहाँ पे आपसे बोला क्या गया है कि एक हैकर ने आपका जो करंट कनेक्शन था, जिस कनेक्शन के थ्रू आप लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस करंट कनेक्शन को उसने हैक किया और वहाँ पे कुछ अनऑथराइज्ड डेटा सेंड कर दिया। अब उसके बाद आपसे बोला गया है बाय क्रिएटिंग ए कॉन्वर्सेशन लिस्ट फायरवॉल कीप्स हैकर्स अवे इन दिस सिचुएशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो फायरवॉल है उसने एक कॉन्वर्सेशन लिस्ट बनाई हुई है। मतलब जैसे ये है यूज़र 1 और यहाँ पे मान लीजिए ये फेसबुक को यूज में ले रहे हैं और हैकर ने किया क्या कि फेसबुक की जगह कोई दूसरा डेटा सेंड कर दिया। इस कंडीशन में बनती थी आपकी कॉन्वर्सेशन लिस्ट। तो आपसे बोला ये गया है कि इस मेथड को कहा क्या जाता है, जिसमें फायरवॉल जो होती है वो कॉन्वर्सेशन लिस्ट बनाती है जिससे वो हैकर्स को अवे रख सके। तो इसको बेसिकली हमेशा यहाँ पे कहा जाता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ये बेसिकली हमने 5 क्वेश्चंस थे जो इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किए थे। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़े अलग क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं। फायरवॉल जो है उसके अंदर हम लोगों ने मोस्टली सारा पार्ट कवर कर लिया है। कुछ पार्ट जो बचा है वो MCQs के बेसिस में हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उनके अंदर अपलोड कर देंगे। कोर्स डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग अपलोड कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार कोर्स डिटेल अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पार्ट है इसके अंदर जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनके 100+ वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक ये वीडियोज़ रहेंगे। साथ ही साथ इन वीडियोज़ के साथ में MCQ वीडियोज़ भी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके अंदर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और ये वीडियोज़ टॉपिक वाइज अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा पर वीक जो होगा मिनिमम 3 कोशिश की जाएगी कि मिनिमम 3 वीडियोज़ अपलोड कर ही दी जाए सब्जेक्ट के। और साथ ही साथ MCQs की जो वीडियो है वो 1 या 2 वीडियो कोशिश की जाएगी अपलोड करने की। ये वाला जो सेशन है ये बाद में बढ़ा दी जाएगी इनकी वैल्यूज़। तो पर वीक 5, 6 या 7 वीडियोज़ तक भी हम लोग अपलोड करेंगे सब्जेक्ट वीडियोज़ के। PDF जो होगी ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए हमको कमेंट भी किया है। तो PDF जो होगी वो हम लोग गूगल ड्राइव वाला जो लिंक होगा उस गूगल ड्राइव पे अपलोड करके गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ में शेयर कर दिया करेंगे। तो वहाँ से आप लोग उस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर बाद में आपको कभी रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं PDF के थ्रू। पूरा वीडियो वापस से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट MCQs की जो PDF होगी वो हम नवंबर 2017 तक अपलोड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अंदर जो होंगे वो क्वेश्चंस जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और जो मेंबर्स अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करते, खाली वो MCQ की PDF ही डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF ही परचेज करना चाहते हैं, तो इसका कुछ अमाउंट रहेगा वो बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फ़ीस की अगर हम बात करें तो कोर्स की फ़ी हम लोगों ने रखी है 1999। फ़ीस की देखो अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अपलोड किया था, तब बताया था कि अगर कोई सी भी दूसरी कोचिंग होती तो मिनिमम फ़ीस इसकी इतनी तो होती ही सही, 4999 तो इसकी मिनिमम फ़ीस होती ही सही। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की और फ़ीस जो है वो सबसे मिनिमम हमने रखी है, क्योंकि 100+ वीडियोज़ जो होंगे उनके साथ में आपको MCQs भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको PDFs भी इनकी मिल रही है, और अगर आप कोई क्वेरीज है तो क्वेरी भी पूछ सकते हैं।
अब बात आती है कि सर इस पे डिस्काउंट कितना रहेगा। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट इस पे हम लोगों ने रखा है कि अगर आप 31 तक ज्वाइन कर लेते हैं, 31 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रहेगा वो 4999 रुपीज़ ही आपको देने होंगे। मतलब कि जो आपकी 1999 जो फीस थी उसको आपको 499 रुपीज़ ही, आपको खाली 499 रुपये ही पे करने हैं। ये है आपका 31 जुलाई तक। मान लीजिए अगर डिस्काउंट हम बढ़ाते हैं तो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस डिस्काउंट को बढ़ा दिया जाए। वैसे कंफर्म अभी नहीं है। 499 जो रुपीज़ है ये है 31 जुलाई तक। और साथ ही साथ एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी वीडियोस 31 तक अपलोड किए जाने हैं वो सारे के सारे आपके पब्लिक रहेंगे। उसके बाद वाले जो वीडियोज होंगे ये सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने ये मेंबरशिप ले ली होगी। तो जो मेंबर्स होंगे उन्हीं के लिए नेक्स्ट वीडियोज जो होंगे वो खाली वही देख पाएंगे। बाकी बीच बीच में कुछ वीडियोज होंगे जो हम लोग अपलोड करेंगे इस वाले चैनल पे भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो है वो 31 जुलाई तक है। अब बात आती है कि पेमेंट किस मोड में किया जाए। तो पेमेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पेमेंट का मेथड जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। हो सकता है, कोशिश की जाएगी कि अगर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर पाएँ तो वो हम लोग आपको नए वीडियो जो नई अपलोड की जाएगी उसके अंदर अपडेट कर देंगे। आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं, जो भी है, जो भी आप क्वेरी पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन अगर आपका हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर से लिखिए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से पूछ लीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आप मेल के थ्रू पूछना चाहें तो मेल से भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। पसंद अगर आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।